हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ये कक्षा 6 विषय इतिहास का पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। आपको क्या पढ़ना है ये सब हम बताएंगे, सीरियल वाइज और पार्ट वाइज। ठीक है बच्चों, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और ध्यान से सुने और लिखते भी रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हैं, हम शुरुआत करते हैं। और ये पाठ्यक्रम है, ठीक है बच्चों, और इसी से आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी क्लास भी चलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये कक्षा 6 का है इतिहास, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं जो पहला पार्ट होगा। पहला पार्ट, इसमें क्या होगा कि इतिहास जानने के साधन स्रोत। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि इतिहास क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो यदि हम सीधी सी बात करें कुछ ही शब्दों में, तो इतिहास पुरानी घटनाओं या भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है। ठीक है, यह पुरानी घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। ठीक है, या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सीधा सा मतलब है, जो भी पुरानी घटना है उसे इतिहास कहते हैं। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इतिहास का पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। और जो इसके जनक माने जाते हैं वो हेरोडोटस है, और हिस्टोरी का उनकी पुस्तक थी। ठीक है, हेरोडोटस थे, हेरोडोटस। ठीक है, ये इतिहास के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इतिहास को लिखने का काम किया सबसे पहले। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या थी, हिस्टोरी का। ठीक है, तो अब इतिहास क्या है, पुरानी घटनाओं का विवरण या जानकारी या अध्ययन करना। ठीक है, तो अब हम अध्ययन करेंगे कैसे इतिहास का। ठीक है, तो हम जब अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसके हमें साधन चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, साधन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर ही ये है कि इतिहास जानने के साधन। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम इतिहास कैसे जानेंगे, साधनों के द्वारा। और वे कौन कौन से साधन हैं वही हम पढ़ेंगे और जानेंगे, और कैसे कैसे इन साधनों का उपयोग किया गया और इतिहास का पता लगाया। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि इतिहास पुरानी घटनाओं को कहते हैं। ठीक है, कोई भी पुरानी घटना हो गई उससे क्या कहते हैं, इतिहास। लेकिन वो पुरानी घटना हुई कैसे, कब हुई, उस घटना में कौन कौन शामिल था, इस चीज़ का हम कैसे पता लगाएंगे, साधन से। ठीक है, स्रोत से। ठीक है, मानने की बात है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, अब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, बाबर और सिकंदर लोदी के बीच। लेकिन आज के समय में कोई भी व्यक्ति उस समय का जीवित नहीं है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि उस समय युद्ध हुआ था, तो हमें साधनों से पता चला, स्रोतों से पता चला। ठीक है, यह जिसकी भी हम पूजा करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं, देवता मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी मानते हैं, तो उसका हमें जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला, किताबों से मिला, स्रोतों से मिला, अन्य स्रोत मिले, खुदाई हुई वगैरह वगैरह, या जो भी हुआ। ठीक है, उसका इतिहास हमें कहाँ से मिला, स्रोत से मिला, साधन से मिला, साधनों से। और में क्या क्या स्रोत है, किसने लिखे, क्या हुआ है, वह सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास जानने के साधन हमारा पहला चैप्टर है। और इसमें जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उनके भी प्रकार हैं अलग अलग। जैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। जैसे पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है बच्चों, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब है जो खोद कर ज़मीन से, ठीक है, या खुदाई में जो भी मिला और उन पर लिखा हुआ कुछ भी मिला, वो पुरातात्विक हो गया।
ठीक है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, मतलब किताबें लिखी गई, ठीक है, ये जो भी है। एक होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। ये प्रमुख 3 तरीके के साधन माने जाते हैं इतिहास के स्रोत की, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, चलिए फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पाठ पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद आता है फिर धार्मिक साहित्य, ठीक है, धर्मेतर साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, अभिलेख, स्मारक और पुरा स्थल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये इतिहास जानने के साधन हैं यानी स्रोत हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में ही। जैसे साहित्यिक स्रोत में कोई पुस्तक होगी, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। चाणक्य के नाम भी कई थे, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी उसी का ही नाम था, ठीक है। और वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे, ठीक है। तो हमें फिर अर्थशास्त्र में किस के इतिहास की जानकारी मिलती है, मतलब किसका इतिहास मिलता है, किससे संबंधित है अर्थशास्त्र? तो है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से। यदि मैं कहूँ मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो हमें यदि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास जानना हो, ठीक है, जैसे इतिहास है ना, इतिहास जानने के साधन, या किसी का भी इतिहास जानना है तो हमें उसकी पुस्तक या उसके अभिलेख या कोई भी उसका साधन रहा होगा, कोई भी स्रोत रहा होगा, वो हमें जानना होगा, ठीक है। तो हमें जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का हमें क्या जानना है? इतिहास या उसके जीवन के बारे में जानना है, तो उसे क्या कहेंगे? तो हमें क्या करना है? अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमें अशोक के बारे में जानना है, अशोक महान, तो अशोक महान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है इतिहास कहाँ से मिलता है? वो अभिलेखों से मिलता है, जो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ विदेशी यात्री भी आए जो भारत में आए, और उन्होंने फिर भारत से कुछ तो उन्होंने भारत में लिख लिया और कुछ उन्होंने अपने देश में जाकर लिखा कि भारत में ऐसा होता है, भारत में ऐसा होता है, भारत ऐसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे शासन प्रक्रिया है, ठीक है, भारत इतना बड़ा देश है, इतने धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने समय की जितनी भी सारी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, जितनी भी व्यवस्था थी वो सारी की सारी अपनी पुस्तकों में विवरण किया, मतलब लिखा। तो वे विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए, ठीक है। जैसे मेगास्थनीज की क्या है? इंडिका, ठीक है, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित या मौर्य संबंधित इतिहास मिलता है, ठीक है। जैसे फाहियान हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इतिहास के ये स्रोत हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे धार्मिक साहित्य, इसमें वेदों के बारे में मिलता है, ठीक है, हर धर्म के बारे में यहाँ पर मिलता है लगभग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा चैप्टर। यहाँ पर है पाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है। अब पाषाणकालीन संस्कृति का मतलब होगा जो पत्थर के समय की संस्कृतियाँ थी, ठीक है, मतलब कि उस समय के जो कल्चर था, उस समय का जो सांस्कृतिक व्यवहार, वातावरण, ठीक है, रहन सहन, व्यवस्था वहाँ की, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब कैसे में लोग अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम पाषाणकालीन मानव का जीवन, ठीक है, मतलब जब पत्थरों का जीवन था उस समय का हम क्या करेंगे? मानव के जीवन का अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम उस समय का अध्ययन करेंगे और इसमें क्या करेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम पाषाणकालीन के जो 3 काल है मुख्य रूप से, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है। अब यहाँ से मानव जो है था उसके व्यवहार का पता लगेगा, उसने कैसे कार्य किया, उसका कैसा रहन सहन था, उसने कैसे औजारों को बनाया,
ठीक है। कौन कौन से औजारों को बनाया, आग का आविष्कार कैसे किया, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, खाना कैसे खाते थे, इन सब का क्या इतिहास कहाँ मिलेगा, पाषाणकालीन संस्कृति जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति को। और हड़प्पा संस्कृति का दूसरा क्या नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। और इसे ताम्र पाषाणिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई, मतलब इसमें तांबे का इस्तेमाल हुआ और पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता में इसकी कब खोज हुई, किसने खोज की, इसका भौगोलिक विस्तार, मतलब इसकी सीमाएं चारों तरफ से कहाँ कहाँ तक लगी हुई है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, इसकी विशेषताएं जैसे कि नगर नियोजन, इसकी कला, मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, मुहरे, बाट, बटखरे, आभूषण, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन तथा लिपि, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का समय और अंत, हड़प्पा संस्कृति की देन, हड़प्पा संस्कृति की समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं, ठीक है। इन चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाएगा, मतलब इसमें सबसे पहले उसकी खोज के बारे में पता लगाया जाएगा। जब हम इसका इतिहास पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसी ने की, तो हमें पता लगेगा उसकी खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में, ठीक है। तो इसका हम फिर इसके बाद खोज के बाद पता लगाएंगे कि उसका भौगोलिक विस्तार, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैली थी। इसके 4 जो बिंदु हैं वे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे दैमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण चारों दिशाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था, ये भी पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, विशेषताओं में क्या था, इसके नगर नियोजन कैसे है, ठीक है। कि नगर जो इसके नगर थे वे कैसे हैं, समकोण, मतलब 90 अंश की डिग्री पर सीधे काटते हैं, पहले बड़ी सड़क फिर छोटी सड़क, ठीक है, इस तरीके से। और जो गलियां होती थी, गली के बाद फिर बड़ी सड़क और बड़ी के बाद फिर उससे भी बड़ी, ठीक है। इस तरीके से नगर नियोजन उनकी योजना थी। नालियां अच्छी साफ़ सुथरी थी, ठीक है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की भी थी और पक्की मिट्टी की भी थी, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था, ईंटों का, कौन सी, पक्की ईंटों का, ठीक है। इनकी जो कला थी, जो उनका कल्चर, ठीक है, कला के बारे में विशेषता बताई जाएगी। मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाई थी, ठीक है, उसकी भी विशेषता बनाई जाएगी। खिलौने, ठीक है, क्या क्या खिलौने बनाए, इसकी विशेषता। इनकी मोहरे और बाट और बटखरे, ठीक है, इनके बाट कैसे वजन तोलते थे इस बारे में। और ये क्या क्या आभूषण बनाते थे, ठीक है, क्या क्या आभूषण बनाते थे, गले का, पैर का, हाथ, कान, नाक, इन सब के कैसे कैसे इनके आभूषण थे, ठीक है। ये इनकी विशेषता है। और इनकी सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। आपने सुना होगा कि पशुपति की क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। और आर्थिक में क्या है, इनका जो आर्थिक व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु दूसरे देश से देते थे, जिसे एक देश को दूसरे देश की जो चीज़ों की जो ज़रूरत होती थी उसे दे दिए। मानने की बात है किसी पे चावल नहीं है और दूसरे पे गेहूँ है, ठीक है, तो वो उससे चावल दे देता, जिसे गेहूँ की ज़रूरत है उसे गेहूँ दे देते, जिसे चावल की ज़रूरत है आपस में से ही ले लेते। जैसे गांव में आपस में गांव में एक दूसरा घर कर लेता है, जिसे सब्जी वो दूसरे से ले लेता है, सब्जी जो उसे पसंद है वो उसके से ले लेता है, ठीक है। ऐसे ही वस्तुओं का लेन देन कर लेते हैं, वस्तु विनिमय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें इसकी लिपि, चित्रात्मक इसकी लिपि थी, गौमूत्र की लिपि बोलते हैं, ऐसे गांव के मूत्र की तरह वो ऐसे चलती थी, ठीक है। उसका आज तक भी पता नहीं लगा है, ना उसे कोई पढ़ पाया है, ठीक है बच्चों। अगला है हड़प्पा संस्कृति का समय, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का समय मतलब कब से कब तक रही, ठीक है। और उसके अंत, मतलब उसका अंत कैसे हुआ। लोगों के बहुत सारों के मत है, कोई कहता है बाढ़ से ख़त्म हो गई, कोई कहता है आर्यों के आक्रमण से ख़त्म हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी संस्कृति की क्या देन है, ठीक है, इसने मतलब क्या दिया जो आगे चलकर आज भी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा संस्कृति की समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं भी है, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन वगैरह, ये सब
इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद है नंबर 4 पे वैदिक संस्कृति। ठीक है। अब वैदिक संस्कृति जो संबंधित है, ये मैं मुख्य रूप से यदि कहूँ संस्कृत भाषा से संबंधित है। ठीक है, सीधा सीधा संस्कृत भाषा से, क्योंकि इसे हम संस्कृत भाषा में भी प्रॉपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का काल हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में एक वो आ जाता है विराम। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक खोज होती है लोहे की 1000। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में लोहे की खोज, ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, लोहे की खोज। तो इसीलिए फिर ये उत्तर वैदिक काल हो जाता है। ठीक है, और ये वैदिक काल से भिन्न होता है। यहाँ पर स्त्रियों की दशा, सामाजिक, आर्थिक ये बिल्कुल बेकार हो जाती है। यहाँ जो धार्मिक आडम्बर है उनका भी बढ़ावा हो जाता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा अंधविश्वास और ये बलि वगैरह सब इनमें कुप्रथाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो वैदिक काल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 1000 ईसा पूर्व से, और यहाँ पर लोहे की खोज हो जाती है। और यहाँ पर लोगों, मतलब उस टाइम के राजाओं पर, व्यक्तियों पर लोहे की वजह से क्या हो जाता है, मतलब आर्थिक स्थिति संपन्न होने लगती है। ठीक है, चलिए इसमें फिर इसके वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में यहाँ पर सभी किताबें, जितने भी किताबें, उपनिषद जो भी लिखे गए हैं सब के सब यहाँ पर उनका अध्ययन होगा। जैसे रामायण, महाभारत, ये सब तो धार्मिक हो गए। ठीक है, अब वैदिक साहित्य में क्या, जैसे चारों वेद हो गए, उपनिषद हो गए। ठीक है, इस तरीके से ब्राह्मण हो गए, ये सब इनका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसकी भौगोलिक स्थिति, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी राजनीतिक स्थिति, कैसे राजनीति चली, सामाजिक जीवन कैसे था, आर्थिक जीवन कैसे था, धार्मिक जीवन कैसे था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी। ठीक है, ये सब भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला है हमारा, क्योंकि अब यहाँ पर वैदिक काल के बाद धर्म में क्या हो गई, कमी आ गई बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को डराया गया। मतलब कि यहाँ पर इतनी उसमें आडंबर आ गए, घुस गए धर्म में बहुत ज़्यादा। इसी के कारण यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत अब हम देखने को मिलेगा। यहाँ पर धार्मिक आंदोलन होंगे, इसी वजह से ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत ही कमी आ गई थी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आडंबर घुस गए थे। ठीक है, अब इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम पढ़ेंगे ये द्वितीय नगरीकरण है। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण कौन सा है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है बच्चों, तो ये द्वितीय नगरीकरण होगा। यहाँ पर धार्मिक आंदोलन चलाए जाएंगे। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत के प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर धार्मिक आंदोलन, जितने भी धर्म के आंदोलन चले हुए सब पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इनके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बाद भारत के प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, और इन प्रारंभिक राज्यों के बाद 16 महाजनपद का उदय होता है। ठीक है, 16 महाजनपद जो यूपी में से 8 थे। ठीक है, उसके बाद फिर इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, मगध साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद फिर सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, कब, जब राजा पोरस और सिकंदर लोदी का युद्ध होता है। ठीक है, झेलम नदी पर 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसे भारत में यूनानी आए, उनका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ये जो सिकंदर था ये कौन था, यूनानी था। ठीक है, एक तो कल्चर पे ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, 6ठा, भारत के प्रारंभिक राज्य। ठीक है, तो भारत के प्रारंभिक राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर डिटेल से है। 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रभाव, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हमने बता भी दिया है। अब इसमें 16 महाजनपद थे। ठीक है, उनकी राजधानी, उनकी वर्तमान स्थिति। ठीक है,
ये सब पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। मगध साम्राज्य कौन कौन से शासक रहे और उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। इसके बाद फिर हम भारत पर आक्रमण सिकंदर ने किया था, महान सिकंदर जो यूनान का था, और जिसके गुरु कौन थे सिकंदर के गुरु? अरस्तु, और अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, ठीक है। ये पूरी एक चैन थी और इसका क्या प्रभाव हुआ ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 7 इसमें देखेंगे हम भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है बच्चों। इसमें भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। अभी हमने बताया था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी है तो कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे हम? एक चंडिका पढ़ लो और एक अर्थशास्त्र पढ़ लो, मतलब इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। और इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था और इसने क्या क्या उपलब्धि, कौन कौन से युद्ध लड़े और कौन कौन से कार्य किए, ये सब इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था लास्ट में जब ये कर्नाटक में चले गए थे, श्रवण बेलगोला, जहाँ पर इन्होंने उपवास रखकर जो उनकी प्रथा है जैनियों की, उसके अनुसार इन्होंने अपने आप को केवल्य प्राप्त कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला है कौटिल्य एवं मेगास्थनीज। अब देखो यहाँ पर दोनों आ गए हैं, कौटिल्य एवं मेगास्थनीज, ठीक है। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, ठीक है। और इसकी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। इसके बाद एंडिका कौन? एंडिका ये यूनान का था, और ये मेगास्थनीज इसकी मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। एंडिका, ठीक है बच्चों, एंडिका। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, कैसे प्रशासन था मौर्य का और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम अशोक के विजय। अशोक की विजय क्या थी? सिर्फ एक युद्ध लड़ा बस, वो भी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, ठीक है। और इसका धर्म एवं लोक कल्याणकारी राज्य। धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म अपनाया था इसने, और इसके लोक कल्याणकारी बहुत सारे, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाकर इसने बहुत ही लोक कल्याणकारी करे और इन्होंने अपना प्रचार प्रसार भी किया, ठीक है। और इसके जो शिलालेख, जो इसके विलेख हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सभी जानकारी उनसे ही प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 8 मौर्योत्तरकालीन भारत, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के बाद का जो भारत है उसके बारे में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर, ठीक है। मौर्यों के बाद भारत, ठीक है। मौर्य जब चले गए, उनका पतन होगा, उसके बाद भारत कैसा रहा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 8 में है। इसमें अब हम पढ़ेंगे पहला मौर्योत्तरकालीन राज्य, ठीक है। कि मौर्य के चले जाने के बाद के जो राज्य थे उनकी समाज और संस्कृति कैसी थी, ठीक है। अब उनमें सुगवंश था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था उसका लास्ट जो था बृहदत्त, 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या किसने की थी? शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और ये शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कुषाण वंश, और कुषाण वंश में कनिष्क भी पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और चौथी बौद्ध संगति इसी के काल में हुई थी, ठीक है, कुषाण वंश। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम आगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम, अगला चैप्टर है 9 गुप्त काल, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्राचीन भारत का क्या है? स्वर्ण काल, ठीक है। इसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, इसका नाम विक्रमादित्य भी इसी का ही नाम है, समुद्रगुप्त मौर्य, इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है बच्चों। सॉरी, इसे चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य नहीं कहते हैं, ठीक है, ये गलत है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं विक्रमादित्य, ठीक है बच्चों।
वो मिस्टेक से बोला गया था। इसके बाद कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त, ठीक है, इनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ, मतलब कितने इन्होंने युद्ध लड़े और कैसे कैसे इन्होंने अपनी उपलब्धि प्राप्त की, ठीक है। और गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति उपलब्धियाँ, इसमें क्या होगा, गुप्त काल का जो समय का समाज था उसके बारे में जानकारी और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ठीक है। इसमें सभी पुस्तकें वगैरह कौन कौन लेखक थे, जैसे यह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके समय इसके 9 रत्न थे, उनमें से एक कालिदास थे, और कालिदास संस्कृत के कौन थे, शेक्सपियर माने जाते हैं, महाकवि कालिदास, ठीक है। तो इसी के समय ही उन्होंने रचना की, उन्होंने मतलब के 7 रचनाएं की, ठीक है। उपन्यास भी लिखे, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है, रघुवंशम उनका उपन्यास तो बोलते नहीं, इसे महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है, महाकाव्य रघुवंशम, ठीक है। और क्या नाम, गीति काव्य भी है, जैसे उनका मेघदूत हो गया, ठीक है। और एक उन्होंने जैसे शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उनका लड़का था, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, अग्निमित्र था शायद, तो उनके ऊपर, हाँ अग्निमित्री था, क्योंकि उनकी एक वो था नाटक, उसका नाम था चलिए मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे ही था, वाल्मीकि का अग्निमित्र सा ऐसा ही नाटक का नाम था, वो भी मतलब उसी समय का था, ठीक है। तो इसमें हम सब ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है पाठ 10 पुष्यभूति वंश, ठीक है, हर्षवर्धन। यहाँ पर पुष्यभूति वंश में हम हर्षवर्धन, उसके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद अब हर्षवर्धन के समय कौन आया था, चीनी यात्री ह्वेन सांग, ठीक है, इनकी दृष्टि में भारत कैसा था, ठीक है, इनकी पुस्तक थी, और ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा 11वां राजपूत कालीन भारत, ठीक है। अब राजपूत आ गए, उसके समय भारत कैसा था, ठीक है। अब इसमें प्रमुख राजपूत वंश पढ़ेंगे 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है, ईसवी तक, 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, ठीक है। इसके बाद राजपूत कालीन समाज और संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और अंत में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पाठ आखिरी जो 12वां है, दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है। इसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट शासकों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा प्राचीन इतिहास जो आता है कक्षा 6 में लगा हुआ है। कक्षा 6 के बच्चों को केवल प्राचीन भारत का इतिहास ही पढ़ना है। जो मध्यकालीन भारत है वो इस्लाम का उदय मतलब वो कक्षा 7 से प्रारंभ होता है, और आधुनिक भारत कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, मतलब सिलेबस के हिसाब से इस तरीके से ये बटा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो जो इसमें चैप्टर थे प्राचीन भारत के इतिहास में, मतलब जो कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ना है हमारा इतिहास, उसमें ये 12 चैप्टर थे, हमने बता दिया है इसमें क्या क्या पढ़ना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको भविष्य में और कंपटीशन में भी जितनी प्रतियोगी परीक्षा होगी उनमें काम देगी, ठीक है, उनमें बहुत ही सहायता मिलेगी आपको। और हम फिर इसके बाद विषय सूची देखेंगे, और विषय सूची के बाद फिर हम अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही, इसका 1-2 बार अध्ययन करें, वीडियो देखें, आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें इतिहास में क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।